हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार मुझे ऑडियो वीडियो चेक करने दीजिए ताकि हम अपने सेशन को शुरू कर सकें कि जो ऑडियो वीडियो है वो आपको अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही। ओके, ठीक है, ऑडियो वीडियो सही है। परफेक्ट। ओके, क्लियर है, ऑडियो वीडियो एकदम सही है आपके पास। आज हम बात करेंगे आपके पास जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है एंड जो आपका कोर्स चलने वाला है, किस तरह से वो आपके पास कोर्स चलेगा, किस तरह की मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड होगा एंड डिफरेंट डिफरेंट पहले बेसिक इंट्रोडक्शन से हम चलेंगे एंड सब्जेक्ट कौन कौन से टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, किस तरह से जो है आपके पास सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, उन सब के ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे। गुड मॉर्निंग सोनिका जी, गुड मॉर्निंग पूनम जी। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर किस तरह से ज्वाइन करना है, वो सारी डिटेल्स हम इसमें आपको शेयर कर देंगे। ओके, इसलिए फर्स्ट सेक्शन में खुद ले रहा हूं ताकि किस तरह से मटेरियल मिलेगा, किस तरह से आपकी क्लासेस चलेगी, बोर्ड के ऊपर होगी, कौन से डिजिटल बोर्ड के ऊपर होगी, ए टू जेड चीजें जो हम शेयर करेंगे। तो ये जो अभी ऑफिशियल बैच यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, ये मेन आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है। कौन सा? आपके पास ये सब्जेक्टिव पोर्शन है जिसमें हम सिर्फ सब्जेक्टिव टर्म्स को कवर करेंगे। यानी कौन कौन से टर्म आपके पास इसमें आएगी? आपके पास इसमें जो आपका फिजिक्स का सिलेबस होगा, आपका जो केमिस्ट्री का होगा, आपके जो मैथमेटिक्स है, मैथ्स का सिलेबस हो गया, आपके पास साइकोलॉजी हो गई, नेशनल कमीशंस आपके पास हो गए, आपके पास साइकोलॉजी के साथ ही जो पैडागॉजी आपके पास कवर होती है, पैडागॉजी आपके पास हो गई एंड इसी में जो अदर मटेरियल आपके पास होता है जो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं। एक तो आपको ना बैकग्राउंड में नॉइस आएगी, जो हमारा दूसरा सिस्टम है, इससे हम चेक करते हैं कि ऑडियो वीडियो सही से चली हुई है कि नहीं है। गुड मॉर्निंग टीना जी। क्लियर? ये आपके पास हो गया एंड जो पेपर टू आप यानी पेपर टू कहते हो आप जिसको, और जो पेपर वन करके आप मेंशन करते हो जिसमें आपके पास एचपीजी के, इंडियन जी के। अब एक चीज नोट कीजिए, एक्चुअली ये जो सिलेबस बनाया है इन्होंने ये कंफर्म नहीं है, एक चीज याद रखिएगा। आएगा ये सारा, ये फिक्स है, पढ़ना आपको सारा पड़ेगा। आपको इंडियन जीके भी पढ़ना पड़ेगा, एचपी जीके भी पढ़ना पड़ेगा एंड साथ ही में आपको जो है वो करंट अफेयर इंग्लिश और हिंदी भी पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन क्या ये इसी तरह से रहेगा या इसमें चेंज होगा, ये सभी चीजें अभी कोई भी फिक्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो कमीशन आएगा अभी टाइम लगेगा, एक दो महीने के बाद ही मे बी, क्योंकि अभी जो है सिर्फ जो आपके पास बैच वाइज भर्ती है 2800 वैकेंसीज उनको फिलअप करने के ऑर्डर चले गए हैं, वो हो जाएगा, उसके लिए किसी बोर्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अब आपके पास लेटेस्ट आ रहे हैं उनके लिए बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, और जो पब्लिक सर्विस कमिश्नर उसके पास इतना स्टाफ ही नहीं है कि वो इन चीजों को अरेंज कर पाए। तो मे बी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि जो आपके पास लेटेस्ट बोर्ड बनेगा उसी के तहत जो है सारी वैकेंसीज आपके पास भरी जाएगी। यानी अभी आपके पास ऐसा मान के चलिए 4 to 5 मंथ का टाइम है, या हो सकता है कि 1 साल का टाइम भी है, मैक्सिमम 1 साल लेके चलिए। ठीक है, ताकि आप प्रॉपरली उसके लिए तैयार हो सके, तो मैक्सिमम 1 साल का टाइम आप लेके चलिए। ओके, अब इसमें जैसे हम बात करते हैं आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो वो मैं ही आपको कवर करवाऊंगा। बीच में प्रवेश सर भी हमें ज्वाइन करेंगे केमिस्ट्री के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, तो उनके लिए केमिस्ट्री के लिए प्रवेश सर आपको ज्वाइन करेंगे एंड जो इनऑर्गेनिक सेक्शन है वो मैं आपका कवर करवाऊंगा। फिजिक्स का मेरे ही पास आपका जो सिलेबस है वो रहेगा। मैथ्स के लिए प्रदीप सर हैं जो आपको कवर करवाएंगे, वो आपकी जो डेमो क्लास है वो भी कंडक्ट करेंगे। आपकी जो डेमो क्लास होगी वो कल मॉर्निंग में वो आपके पास लेंगे 7 to 8 के बीच में। ठीक है, 7 to 8 के बीच में जो है
यानी 7 बजे आपकी लगेगी तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी रिकॉर्डिंग में भी मिल जाता है, रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो। जो बच्चे अभी ज्वाइन नहीं कर पाए वो रिकॉर्डिंग में इसको देख सकते हैं। बाकी पेडागोजी के लिए कंबाइंड सेक्शन होते हैं, तो 3 क्लासेस मैं आपके कवर करूंगा। जो आपके पास साइकोलॉजी, पेडागोजी, नेशनल कमीशन है, एंड आपके पास जो फिजिक्स सेक्शन है, जो इनऑर्गेनिक का पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन होता है 5-10 लेक्चर का आपके पास, है ना। बाकी जीके के लिए जो आपके पास जो भी बच्चे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, जीके के लिए उनको अलग से जो है वो कोर्स हम दे देंगे, वो वहां से उसको कवर कर सकते हैं। जो फी है वो 2999 आपके पास है। अगर कोई पहले का बच्चा इसने टैट की कोचिंग भी ली हुई है, उसके लिए 500 जो वो डिस्काउंट है। ओके, जो ओवरऑल फीस होती है ना आपके पास, वो होती है 3500। ओवरऑल फीस ही पूरी इतनी है, ठीक है। इसमें मेन सब्जेक्ट के लिए 2999 है आपके पास, और बाकी जो आपके पास 500 है वो आपके एचपीजी के, इंडियन जीके के लिए होगा। जब वो शुरू होगा तो वो आप उसको जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो एप्लीकेशन में जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देगा, जो आपका चैट बॉक्स होता है, या व्हाट्सएप में डाल देगा 8894521554। ओके, उसके ऊपर आपको जो क्यूआर कोड होगा उसके ऊपर फीस सबमिट करवा के आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 तारीख से या मंडे से जो आपकी क्लासेस रेगुलरली शुरू हो जाएगी, टाइम टेबल भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो अपने मेन जो जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो, क्लास के लिए, है ना, उस क्लास को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग रंजना जी। आपके पास यहाँ पे एक हैंड रेज का ऑप्शन भी होता है, जिसके ऊपर क्लिक करके जो है आप हाथ उठा सकते हैं। आप यानी आपकी जो ऑडियो है वो हमारे पास रिसीव हो सकती है। डाउट सेशंस कॉन्टिन्यूसली होते हैं, थ्योरी, रिकॉर्डिंग क्लासेस, पीडीएफ फाइल, एमसीक्यू, ये सभी चीजें 1 बाय 1 करके हमारे पास चलती है। जो मेरा मेन सब्जेक्ट है उसके ऊपर ही हम आपके पास जो मेन क्लास है उसको कवर करेंगे, ठीक है, जो आपकी फिजिक्स है। अब हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे अब बाकी हो सकता है कि अपने तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारा मेन टारगेट रहता है कि जब भी आपको कोई चीज हम करवाएं तो वो एकदम बेसिक से हो। बेसिक से मतलब मुझे नहीं पता आपको कितना आता है, और कितना हो सकता है कि आपको बहुत सी चीजें आती हो सकता है आपको बहुत सी चीजें नहीं आती हो, डोंट नो। हमारा मानना होता है कि आपको कुछ नहीं आता, हम बेसिक से चलते हैं, यानी जो आपका एकदम बेसिक होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये चीजें आपने पढ़ ली है तो वहां से रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं, एकदम बेसिक से लेकर और पूरे एडवांस तक हम इन चीजों को आपके पास कवर करते हैं। तो यही चीज अगर मैं आपको फिजिक्स के बारे में बताऊं तो कौन कौन सी चीजें हम पढ़ते हैं यहाँ पे, 10 मिनट में आप पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो 1 मिनट के अंदर। गुड मॉर्निंग, जितने भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं सभी को एक ही बार में गुड मॉर्निंग, है ना। देखिए, फिजिक्स में बात करें तो फर्स्ट पोर्शन आपके पास आता है मैकेनिक्स का पोर्शन। क्या आता है आपके पास? मैकेनिक्स का पोर्शन। मैकेनिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है आपके पास फिजिक्स की। आप चाहे टैट का पेपर उठा लीजिए अपना, चाहे टीजीटी का उठा लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि आगे जाके आप जितनी भी चीजें पढ़ते हो वो यहीं से आती है, ठीक है। जितनी भी चीजें आप पढ़ते हो मोस्टली चीजें यहीं से आपके पास कवर हो जाती है मैकेनिकल पोर्शन के साथ। मैकेनिक्स में बेसिकली जो आप स्टडी करते हो दे आर ऑल बेसिक ऑन ए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को यानी एक बल्क की फॉर्म में आप चीजों को पढ़ते हो। फॉर एग्जांपल मोशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, ठीक है। आपके पास वो चीजें दिख रही है आपको, जिसमें आप काइनेमेटिक्स को स्टडी करते हो, यानी मोशन किसकी वजह से आपके पास आ रहा है। जैसे इसमें मेन टर्म्स अगर आप देखोगे तो आपके पास जैसे इक्वेशन ऑफ मोशंस, इक्वेशन ऑफ मोशंस हमेशा ही एक न्यूमेरिकल यहां से देखने को आता है, कोई भी उठा लो आएगा ही आएगा, है ना। 4 इक्वेशंस आपके पास होती है, ठीक है, वहीं से डायरेक्टली बन जाता है। इसी में आपके पास प्रोजेक्टाइल हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक न्यूमेरिकल प्रोजेक्टाइल से हमेशा ही आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। फिर आपके पास न्यूटन के लॉ हो गए, जिसे लॉ ऑफ मोशन आप कहते हो। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ आएगा ही आएगा, चाहे एप्लीकेशन पूछ लेंगे चाहे आपके पास डायरेक्ट टर्म वहां से पूछ लेंगे, आएगा, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। फिर आपके पास जब हम बात करते हैं तो सर्कुलर मोशन भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, जिसमें मेन टर्म आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक काफी इंपॉर्टेंट ब्रांच हो जाती है और वहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, प्रीवियस में आपके पास एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखो कितना इजी क्वेश्चन था कि अगर आपके पास जो अर्थ है, जब अर्थ आपके पास सन के चारों तरफ घूम रही है ना, सन के चारों तरफ घूम रही है एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में, किसने कहा था? केपलर का फर्स्ट लॉ ने कहा था, है ना। इक्वल एरिया स्वाइप करेगी यानी एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। केपलर सेकंड लॉ ने कहा था रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड रेडियस के बीच में, केपलर थर्ड लॉ ने कहा था कंबाइंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अगर ये घूम रहा है यानी आपने एक धागा लिया, धागे के साथ पत्थर को बांधा और ऐसे ऐसे आपने क्या किया, उसको घुमाया। जब वो घूमा तो क्या होगा आपके पास, आप इसी तरह देखते हो सेंटर से पत्थर यहां पे बंधा हुआ है, वो इस तरह से घूमना शुरू कर देता है आपके पास, है ना। यानी यहां से एक वर्टिकल फोर्स उसके ऊपर लगती है, एक्चुअली वर्टिकल कह सकते हो ना, यानी परपेंडिकुलर है वो, यानी जहां से वो बंधा हुआ है तो इसके साथ वो 90 डिग्री के ऊपर ही मोशन करना चाहता है। क्लियर। और जब 90 डिग्री के ऊपर हो जाती है उनकी, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जो मूवमेंट होती है वो 90 के ऊपर होती है, तो ये तो सेंटर से बंधा होता है, तो ये इस तरह से एक सर्कल पाथ में घूमना शुरू, देखो ये ऐसे है, थोड़ी देर के बाद ऐसे हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद ऐसे हो जाएगा, तो इसी तरह से तो होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। और ये इस तरह से यहाँ पे ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस यहाँ से इस तरह से। तो वहां से आपके पास क्वेश्चन था कि कौन सी फोर्स होती है जो उसको होल्ड करके रखती है। ऑप्शन थे ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो आप सिंपल आंसर दे सकते थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती है यानी इनवर्ड लगती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स से रिक्वायर होती है किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में घूमने के लिए, है ना। यहीं से आपके पास फोर्स, आपके पास मास से रिगार्डिंग टर्म आती है, फोर्स क्या होती है, न्यूटन के सेकंड लॉ से आपके पास ड्राइव हो जाता है। फिर आपके पास वर्क, एनर्जी, पावर, आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, डायरेक्ट टर्म आती है। कोलिजन आपके पास हो गया, इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, किस तरह से है। फिर आपके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, है ना, कंबाइंड फॉर्म है। तो ये सारा का सारा जो मैंने अभी आपको बताया मैकेनिक्स के पोर्शन है, और आप देखेंगे पीछे पता नहीं कितने क्वेश्चन आ गए, कोई यंगस मॉडुलस से, कोई वर्क मॉडुलस से आपके पास आ गया है, यानी 1 बाय 1 करके बहुत सारे क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं छोटे से पोर्शन से, यानी 5-7 चैप्टर है आपके पास, लेकिन बहुत सारी टर्म्स इकट्ठी मिल जाती है यहां से, यानी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी में जो सेकंड हम देखते हैं दैट इज थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो क्या होता है? हीट, डायनेमिक यानी फॉर्म्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करता है आपके पास हीट की, यानी एनर्जी की फॉर्म को। और ये चैप्टर तो क्या ब्रांच कह सकते हैं हम इसको फिजिक्स की। तो इसमें आप क्या देखते हो थर्मोडायनेमिक्स में कि चेंज कर रही है, प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, एनर्जी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में आ रही है। क्लियर? जिसमें आप एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशंस हो गई, एडियाबैटिक प्रोसेस हो गई, आइसोथर्मल प्रोसेसेस हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट वेरिएबल्स, ये सभी चीजें जो है आप इसके अंडर स्टडी करते हो। किसके अंडर? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। और एक कॉमन पोर्शन हो जाता है केमिस्ट्री के साथ भी। किसमें? केमिस्ट्री में भी, यानी जो केमिस्ट्री में आएगा सेम उसी तरह का चैप्टर है, बस यहां पे क्या हो जाता है आपके पास, उनको वेरीफाई भी किया जाता है, साथ में वेरीफाई भी किया जाता है। और एक चीज समझिए, फिजिक्स होती क्या है? फिजिक्स का मतलब क्या है आपके पास? दैट इज द मेजरमेंट ऑफ साइंस, यानी साइंस को मेजर करना है। अब यानी और आपके को फिजिकल फिनोमेना, यही कहते हैं हम, फिजिकल फिनोमेना जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इसी को रिप्रेजेंट करते हो ना फिजिक्स के साथ। यानी आपके पास फिजिकल फिनोमेना है या आपके पास मेजरमेंट ऑफ साइंस है। मेजरमेंट किसके साथ होती है आपके पास? जब भी आप बात करते हो यूनिट्स के साथ, यूनिट्स के साथ। तो यूनिट सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं फिजिक्स में, यूनिट सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में जब आप बात करते हो हीट की, जिसमें आपके पास स्टीफन लॉ आएगा, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ आपके पास आएगा। फिर स्टीफन लॉ से इतना ज्यादा जरूरी है कि बैक टू बैक 3-4 क्वेश्चन ही आपको कॉन्टिन्यूसली एग्जाम में आ गए थे। स्टीफन लॉ का एग्जांपल, स्टीफन लॉ के आपके पास प्रॉपर्टी, क्योंकि आप सन के जो टेम्परेचर कैसे मेजर कर सकते हो, ऐसे तो करोगे नहीं, अच्छा जी सन है,
टच कर लेते हैं उसको, नहीं ना। सन को दूर से विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, टेम्परेचर, वेवलेंथ के बेसिस के ऊपर मेजर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहीं से आती हैं, यानी 2-3 क्वेश्चन यहां से भी फिक्स होते हैं कि हमेशा आएंगे। देखो अब हम कॉन्टिन्यूसली पढ़ाते हैं तो हमें लगता है कि यार छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन जो पहली बार देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आप सभी ने पढ़ा भी होगा, लेकिन आपको लगेगा यहाँ पता नहीं क्या है ना। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये बता रहा हूं कि पढ़ना क्या क्या है। मेन चीज तो यही होती है। आप देखो, आप कभी भी किसी मंजिल के ऊपर पहुंचना है तो पहले विजन क्लियर होना चाहिए, है ना। आप में से बहुत से पर्सन स्पोर्ट्समैन भी रहे होंगे। जब आपको पता होता है कि आपको उस टारगेट के ऊपर हिट करना है, तभी तो आप, चाहे आप शूट कर रहे हो, किसी गन से कर रहे हो, तीरंदाजी कर रहे हो, या बास्केटबॉल खेलते हो, या आप वॉलीबॉल खेलते हो, खो खो, कबड्डी, कुछ भी, तो आपका टारगेट होता है कि जी मुझे वहां पे जाना है, तो मैं अब उस चीज को हिट करूंगा। तो आपकी आइज वहीं पे होती है, आपका माइंड ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर लेता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो हम बास्केटबॉल खेलते थे, अब भी खेल लेते हैं कभी कभी, लेकिन अब थोड़ा नॉर्मल हो गया है। जब भी हम उसको बास्केट के अंदर डालेंगे, आप सोचो इतना सा बॉल है, उसको उस बास्केट में डालना है, एक प्रॉपर कैलकुलेशन कर, इतना टाइम होता है, अच्छा पूरा स्केल लिया, मेजर किया, इतनी लाइन है, इतनी फोर्स लगाएंगे, अच्छा हवा का इतना, हवा भी आ सकती है तो इतनी फोर्स, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन माइंड में सोचो कितनी जल्दी कैलकुलेशंस हो जाती है कि जब आप उसको पूरे बॉल को शॉट कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे गिर रहा है। क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट को जब आप हिट करते हो तो आप थोड़ी वहां पे देखोगे, अच्छा ये बॉल इस लाइन में आ रही है तो बैट को इस लाइन में रखते हैं, नहीं ना, आप उसमें पहले आ जाते हो। यही चीज रैकेट में होती है, जब आप रैकेट खेलते हो, यानी हो क्या रहा है, आपको पता है कि आपको आपकी मंजिल कहां पे है। मेन यही होता है, जब आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हो, पहले पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या क्या है। ऐसा नहीं पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं पता उसका एंड कहां पे है, आपको पता होना चाहिए उसका एंड यहाँ पे है। एक प्रॉपर सिस्टम के साथ, एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ आपको वहां पे चलना पड़ता है। यानी यहां से अब आपको सेकंड पता लग गया जी, अच्छा मैंने इसमें ये लॉ मुझे पढ़नी, यानी हीट से रिगार्डिंग टर्म पढ़नी है कि हीट कहीं भी जा सकती है ना, आपके फिनोमेना है डेली लाइफ में। जैसे आप हीट कैपेसिटी पढ़ते हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ते हो, आप बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हो, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ते हो। मुझे अभी कह सकता हूं कि अगर मैं आपसे ये पूछ लूं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मोस्टली बच्चे बता ही नहीं पाएंगे, जितनी मैं श्योरिटी दे सकता हूं। ठीक है, कारण क्या होता है, हमने बहुत से बैचेस को पढ़ा दिए, मेन है क्यूरिसिटी का, क्यूरिसिटी नहीं होती। ठीक है, चेक करते हैं, चलिए बताइए क्या होता है आपके पास, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बताइए फटाफट से। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखो मैं आपको जज नहीं कर रहा, ठीक है, पता होना चाहिए एक टीचर को जब वो बच्चे को पढ़ा रहा है कि उसको कितना पता है, उसी के अकॉर्डिंग तो टीचर उसके लिए एफर्ट करेगा ना। जब आप जिम में जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो ट्रेनर साहब से हर चीज, जैसे कहते हैं डॉक्टर से कोई चीज नहीं छुपानी चाहिए। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम डॉक्टर से शेयर कीजिए, तभी डॉक्टर अच्छे से उसको ट्रीट कर पाएगा। उसी तरह से टीचर्स को भी पता होना चाहिए कि आपको कौन सी चीज आती, नहीं आना चाहती। अगर आप बता देंगे टीचर को कि अच्छा मुझे ये चीज नहीं आती है, देन आप इजिली उसको बता सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे लता जी बह रही है, टेम्परेचर एट विच इट स्टार्ट बॉयल, बहुत अच्छी बात है ना। बताइए, बाकी बताइए, 41 स्टूडेंट है, 40 तो हम अकेले, हम इसमें ही है, बाकी भी आपके पास है ना। यानी देखो हो क्या रहा है, एक चीज जो है आपके पास वेरी कर रही है ना। सना जी हैं इसमें, आई थिंक आप टेट वाले बच्चे हैं इसमें। एक्चुअली जो ट्रायल वर्जन था वो ओवरऑल ही जिसने एप्लीकेशन डाउनलोड की थी वो सभी को विजिबल है, क्लियर। सिर्फ 2 बच्चे बता पा रहे हैं। अब यहां से क्या फील हो रहा है, हेजिटेशन। क्या फील हो रही है आपके पास, हेजिटेशन, यार मेरा गलत हो गया तो क्या होगा, है ना, हेजिटेशन है ना अंदर से। सिर्फ 2 बच्चे बता रहे हैं आगे से, बाकी कोई नहीं बता रहा, 40 बच्चे आंसर ही नहीं दे पा रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे सीमा जी के टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर एट लिक्विड, यस, जो सीमा जी ने बताया वो एकदम राइट है ना। बाकी चलिए आप सभी ट्राई करें, बहुत अच्छी बात है। पूनम जी भी कह रही है यस। एक्चुअली होता क्या है, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेन टर्म तो यही है। इतना तो चलो हमें पता है कि लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देता है तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, लेकिन बॉयल कब करेगा, कोई ना कोई कारण तो होना चाहिए ना उसका। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे, कारण क्या है, हेजिटेशन। यही हेजिटेशन, देखो आप सभी टीचर हो, आप सभी ने स्कूल्स में पढ़ाया है जाके, हेजिटेशन किस चीज की है। जैसे मैंने कहा ना, डॉक्टर के पास नो मैटर, कोई मतलब नहीं होता, फिजिकली सभी एक जैसे होते हैं,
है ना, एक हेजिटेशन होती है मन से, जैसे स्टेज फियर होता है, स्टेज के सामने खड़े हो गए पता नहीं क्या बोलते हैं, है ना। जब हम शुरू में थे हम भी ऐसे ही थे। जब मैंने शुरू में यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालना शुरू किया था, मैं अभी भी चेक करता हूँ, मुझे खुद हेजिटेशन आती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे वहां पे जैसे कोई चीज पढ़ा रहे हैं, बीच में कोई गलत हो गई, यार गलत हो गया इसको काटो, उसको बीच में काटना, फिर दूसरी वीडियो बनानी, फिर उसको जोड़ना, ठीक है, क्योंकि डर लगता था यार गलत हो गया पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे कॉन्टिन्यूसली आप उस प्रोफेशन को रेगुलर करते हो तो क्या होता है, वो हेजिटेशन ही खत्म हो जाती है, वो हेजिटेशन ही खत्म हो जाती है। यानी आपको पता है आप इंसान हो, इंसान से ही गलती होती है, गलती से इंसान सीखता है, नहीं सीखोगे, जो जिसने सीखना बंद कर दिया ना वो इंसान नहीं होता। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे बच्चों ने रिस्पॉन्स भी किया है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, बॉइलिंग पॉइंट को जैसे आप कह रहे हो, ठीक है। जिन्होंने ये कहा है कि जो वेपर प्रेशर होता है इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, वो एकदम सही है ना, वो एकदम सही है। यानी 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर इनवर्स कर जो आपके पास प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल जो सी लेवल के ऊपर आप लेते हो, पानी एकदम लेवल में रहता है हमेशा सी लेवल पे। आपको एक क्वेश्चन आता था कि जब आप शिमला में चले जाते हो, किसी हिली स्टेशन में चले जाते हो, वहां पे खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कारण क्या कहते हो आप, ये प्रेशर लो हो जाता है। क्या हो जाता है आपके पास, जो प्रेशर होता है वो लो हो जाता है। अब प्रेशर लो क्यों हो रहा है, क्योंकि जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है। और प्रेशर है क्या, आपने अगर आप ट्रैकिंग वगैरह के शौकीन हैं और आप अगर हिल्स के ऊपर गए हो, आप देखोगे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं जो हाई हिल्स के ऊपर चले जाते हैं ना, 4000 5000 के ऊपर चले जाएंगे। आप ले वगैरह चले जाओ, वहां पे भी थोड़ी सी सफोकेशन होना शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी नॉर्मल से सी लेवल के ऊपर रहती है, 1000 2000 के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यानी 1 एटीएम के ऊपर हो आप। और प्रेशर होता क्या है, आप नॉर्मल डेफिनेशन क्या कहते हो प्रेशर की, जैसे मैं इसको धक्का लगा रहा हूं जी, प्रेशर है ना, प्रेशर में पुश कर रहा हूं इसको, यानी इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रही है। प्रेशर जो होता है क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, ऐसे लिखते हैं ना आप जी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर या पास्कल आपके पास हो जाता है। यही इसके यूनिट होते हैं। एग्जाम्पल सुई वाला, रेलवे ट्रैक वाला, ऊंट वाला एग्जाम्पल, डेजर्ट में चलते हैं ना, वो सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। तो प्रेशर है यानी कोई ना कोई ऐसी एरिया के ऊपर लगेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, जो आपकी एस्केप वेलोसिटी है अर्थ की वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, है ना, बहुत ज्यादा होती है। तो धरती ने एयर को पकड़ के रखा हुआ है, एयर मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं, तो वो स्ट्राइक करते हैं ना हर जगह के ऊपर जाके। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर 0 होती है, ऑन द सरफेस के ऊपर मैक्सिमम होती है। तो जैसे इक्वेटर हो गए, इक्वेटर के ऊपर कम, पोल्स के ऊपर मैक्सिमम कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि रेडियस के साथ डिक्रीज कर जाती है फिर, तो ऊपर चलते हैं वो कम होती रहेगी। तो नीचे जो डेंसिटी होती है आपका जो ट्रोपोस्फियर उसमें मैक्सिमम होती है। तो जैसे मॉलिक्यूल है मूव कर रहे हैं, आपके साथ स्ट्राइक करेंगे ना, तो क्या होता है, आपके स्ट्राइक करेंगे तो आपकी बॉडी के ऊपर प्रेशर बनाया रखा है। आपका हार्ट क्या करता है, पंप करता है, वो भी तो प्रेशर लगा रहा है, आर्टरी वेन्स में कॉन्टिन्यूसली ब्लड जा रहा है। लेकिन अगर मानते हैं आप हिल के ऊपर जा रहे हो तो क्या होगा, कभी कभी क्या होता है नाक से खून आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो हार्ट है ना, हार्ट ने इसको 1 एटीएम के ऊपर प्रेशराइज जो है वो मेंटेन किया हुआ है। लेकिन जैसे आप ऊपर गए, बाहर का प्रेशर कम हो गया, हार्ट को थोड़ी पता था कि प्रेशर कम हो गया है, वो तो उसी स्पीड से पंप कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से नाक से खून भी आ जाता है ना। ये तो बायो वाली टर्म्स आ गई। लेकिन जब बात आती है वेपर प्रेशर की, तो हम क्या कहते हैं, कोई भी आपके पास लिक्विड है, किसी कंटेनर के अंदर उसको रखा हुआ है, उसके वेपर भी मोशन में होंगे, कितना प्रेशर उसने अप्लाई किया हुआ है उसके वॉल्स के ऊपर, उसी को हम कहते हैं आपके पास, है ना। तो एटमॉस्फेरिक का 1, इसका अगर 1 से नीचे है तो एटमॉस्फेयर दबा के रखेगा। जिसका प्रेशर 1 एटीएम हो गया वो एटमॉस्फेयर के साथ मैच हो गया, यानी वो एटमॉस्फेयर को अब धकेल सकता है, जैसे 1 एटीएम से थोड़ा सा ज्यादा वो ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, रिड्यूस कर जाता है। ज्यादा बाकी डिटेल में जब हम पढ़ेंगे क्लासेस में, है ना, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं चलेंगे, बहुत सा टाइम ले लेगा, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में इसी तरह की टर्म्स को आप पढ़ते हो, हमेशा कभी भी किसी चीज को याद रखना है, उसको आप रिलेट करो आपके डेली लाइफ के एग्जांपल्स के साथ। हर एक जगह के ऊपर साइंस है, जैसे मैं बोल रहा हूं साइंस है ना, वाइब्रेशन हो रही है वोकल कॉर्ड्स के अंदर, मेरे बॉडी हिल रही है, मोशन है, जेस्चर्स हैं, मेरे पास स्केच है, इसमें इंक डली हुई है, इंक कोई ना कोई इमल्शन की फॉर्म में आपके पास होगी, कोई ना कोई सॉल्यूट होगा, कोई ना कोई सॉल्वेंट होगा। जब यहाँ पे लिख रहे हैं तो कोई ना कोई सरफेस टेंशन भी होगी,
जिसकी वजह से एडेंसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस की वजह से मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूं आपके पास, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के बाद जो आपके पास नेक्स्ट ब्रांच आती है इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक जो आप यहाँ पे मैकेनिक्स पढ़ते हो, इसी तरह से जब बात आती है इलेक्ट्रॉन की, जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस पढ़ते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में ही इलेक्ट्रोडायनेमिक टर्म आपके पास इंट्रोड्यूस हो जाती है, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी चार्जेस की बात आ जाती है, पॉइंट चार्जेस की, है ना। इसी में आप मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ते हो फिर, यानी इसमें बहुत सी ब्रांचेस आ जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक सिस्टम आपके पास आ गया, स्टैटिक चार्जेस सुना होगा आपने, चार्जेस जब रुके होते हैं आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। जैसे कहते हैं ना कि रब करो जी हीट प्रोड्यूस हो रही है, फ्रिक्शन तो है लेकिन स्टैटिक चार्जेस भी हैं, है ना। लोहा होता है, कभी कभी टच कर लेते हैं करंट लग जाता है, क्योंकि उसमें चार्जेस पैदा हो जाते हैं हवा के फ्रिक्शन की वजह से भी, क्लियर। एंड इसी में आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, यानी मैग्नेटिज्म, यानी देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ही सारा खेल है। इलेक्ट्रॉन रुका हुआ हो सकता है, इलेक्ट्रॉन चला हुआ हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उसी की वजह से मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। उसी पूरे के पूरे फिनोमेना को हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। बहुत बड़ी ब्रांच है ये भी, अराउंड 5 से 10 5 के अराउंड 5 to 7 क्वेश्चन यहां से आराम से आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो ब्रांच है आपके पास देखो साउंड। साउंड, फिर इसी में आपके पास लाइट आपके पास आ जाता है। लाइट्स में आप ऑप्टिकल फिनोमेना भी पढ़ते हो। साउंड एक ही चीज है ना, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कैसे आपके पास साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, कैसे जब आपके पास साउंड जो वन मीडियम से अनदर मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज कर, जिसे हम कहते हैं जी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं कर रही, है ना। वेवलेंथ में थोड़ा फर्क पड़ रहा है, एम्पलीट्यूड हो गया थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है। डॉपलर ने अपना पूरा इफेक्ट दे दिया रिलेटिव मोशन के बेसिस के ऊपर कि अगर मैं बोल रहा हूं हवा भी इसी साइड को है तो क्या वो मुझे सुन पाएगा कि नहीं सुन पाएगा, है ना। इसी के बेसिस के ऊपर जब लाइट की बात आती है तो लाइट में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन आप देखते हो, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई, फिर आपके पास जैसे डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो गई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपके पास हो गई। ह्यूमन आई एक बेस्ट एग्जांपल है, लेंसेज हो गया। देखो हम कहते हैं ना कि आप कैसे देखते हो जी, आंखों से देखते हैं। जब रात हो गई देख पा रहे हो नहीं, क्यों, क्योंकि जी लाइट नहीं है, तो लाइट से देख रहे हो, दोनों चीजों से देख रहे हैं, है ना। लाइट है बेसिकली, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कलर फिनोमेना है। ये रेड है, क्यों दिख रहा है जी रेड, या कोई चीज है वो आपको रेड नहीं दिख रही, क्यों नहीं दिख रही, स्पेक्ट्रम पढ़ते हो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा आपके पास होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा जो सन से आने वाली रेज आपके पास होती है उसमें, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशन का ही आपके पास एक पार्ट है। एक ही चैप्टर है छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आप पीरियडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, कौन सा मोशन आपके पास पीरियडिक होगा, कौन सा आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन आपके पास हो गई, हाइगन प्रिंसिपल आपके पास हो गया। ओके, लाइट के साथ ही हम कंबाइन वे में पढ़ लेते हैं। आपके पास ऑप्टिक्स हो गया एंड किस तरह से वो डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना को आपके पास रिप्रेजेंट करेगा, वो सभी चीजें इसी में इंट्रोड्यूस हो जाती है। ओके, इसी में एक टर्म आपके पास आती है फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, फिर आपके पास सेमीकंडक्टर, फिर आपके पास इसी के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है आपके पास बच्चों तो रिलेटिविटी भी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जैसे आप क्वांटम फिजिक्स सुना होगा, क्वांटम इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बहुत एडवांस टर्म है तो उसको हम स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स हो गई, सेमीकंडक्टर आपके पास हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, डायरेक्ट बच्चों वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, इजी इजी वाले, है ना। सिग्नल हो गया, मॉड्यूलेशन हो गई, डीमॉड्यूलेशन हो गई, एम्पलीफिकेशन आपके पास हो गई एंड सुपर इम्पोज आपके पास हो गया। तो आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स हो गई, न्यूक्लियर में आपके पास न्यूक्लियर फिशन, फ्यूजन और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर ही आता है, लेकिन वो केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस हो जाता है साथ में, है ना। जिसमें आपके पास रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, बोहर मॉडल, हाइगन प्रिंसिपल इसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। क्वांटम नंबर, वो सारे इसमें भी इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो आप इसमें भी देख रहे हो साथ में। इसलिए मैंने कहा जो इनऑर्गेनिक वाली टर्म है वो हम यहां से कवर कर सकते हैं आराम से, क्लियर। तो ये ओवरऑल सिलेबस होता है जिससे आपको पूरे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम किस तरह से आपको पढ़ाएंगे, हम पढ़ेंगे इसको मिक्स वे में। मिक्स वे का मतलब होता है कि हम शुरू करते हैं मैकेनिक्स से, क्योंकि मैकेनिक्स की मेन टर्म आपके पास है जहां से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो एक और टर्म है हमारे पास कि हम किस तरह से इंटरलेट कर सकते हैं थ्योरीज को। ओके, चलिए एक छोटा सा टॉपिक लेके चलते हैं, बेसिक सा।
या आप बताइए कोई टॉपिक। चलो स्टार्टिंग से मैकेनिक्स का ही टॉपिक ले लेते हैं, जिसे आप कहते हो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, है ना। ये देखो एक रिलेटिव मोशन होता है, जिसे हम एक चीज को पढ़ते हैं ना, वो वन बाय वन करके एक साथ ही चलती रहती है आपस में। बहुत सी चीजें होती है जब हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर्स होते हैं 5-7, वो एक बेसिक लेक्चर होते हैं जिसमें हम पूरी टर्म्स पढ़ते हैं। मैं आपको कभी भी यूनिट्स शुरू में नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे हम कहते हैं ना जी, अच्छा जी यूनिट्स तो आएंगे, यूनिट्स पढ़ लेते हैं पहले। अच्छा ऐसा यूनिट्स पढ़ लिए, सीजीएस पढ़ लिए, डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ लिया। अरे जब आपको टॉपिक का ही पता नहीं है तो आप ड्राइव कैसे करोगे, ये भी तो है ना। चलो जैसे मैंने आपको कह दिया जी एसआई यूनिट है ना, या मेरे पास सीजीएस यूनिट हो गए, या मेरे पास एमकेएस यूनिट हो गए। एमकेएस की मॉडिफिकेशन है, सीजीएस में आपके पास ये सेंटीमीटर आ गया, ग्राम आ गया, आपके पास सेकंड आ गया, यहीं पे आपके पास मीटर आ गया, केजी आ गया, आपके पास सेकंड आ गया, है ना। यहाँ पे सेल्सियस, सेल्सियस भी आपके पास एक सीजीएस के यूनिट होते हैं। एसआई में यहाँ पे मेरे पास मीटर, फिर आपके पास केजी, यहाँ पे आपके पास सेकंड, केल्विन आपके पास हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल हो गया, कैंडिला आपके पास हो गया, और एम्पियर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है। दो आपके पास प्लेन एंगल सॉलिड एंगल के लिए हो जाएंगे, स्टेरेडियन एंड रेडियन, एंड फिर ड्राइव्ड होंगे इन्हीं से डायमेंशन फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर। अरे हमें पता ही नहीं है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो कैसे ड्राइव कर देंगे उसको। ये याद करने वाला हो गया। मुझे अभी भी याद है जब हम जैसे 11th में पहुंचे थे, तो हमारे सर ने क्या किया ना, पहले ही दिन वो चीजें याद करवाई सारी, फिर अगले दिन बहुत सारा पीटा। आपको पता है सरकारी स्कूल्स में कैसा होता है, सिस्टम बहुत गड़बड़ होता है, याद करने के ऊपर रोटन मेथड के ऊपर ध्यान देते हैं। आप चाह के भी इन चीज को स्टार्टिंग में याद नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अगर मैं पूछ लूं आपसे कि बताइए चार्ज के क्या यूनिट होंगे, है ना, चार्ज होता है क्यू, चार्ज के क्या यूनिट होंगे, आप कह दोगे जी कूलम। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई और यूनिट दिए वो फिर ड्राइव कैसे करेंगे, इसका डायमेंशन क्या बताएंगे, नहीं है पॉसिबल, है ना। लेकिन जिसको पता है जी क्यू जो है वो आई के साथ लिखते हैं हम, यानी करंट इनटू टाइम, तो एम्पियर सेकंड भी इसके यूनिट होते हैं, है ना। यानी एटी करके आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला यहां से लिख सकते हो, और करंट को भी आप यहां से लिख सकते हो, दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कूलम पर सेकंड भी आपके पास एक करंट का फॉर्मूला हो सकता है, जरूर नहीं करंट के लिए एम्पियर ही लिखा जाएगा। यानी आप क्या करते हो, जैसे हम कहते हैं ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, चीजों को क्या करते हैं इंटरलेट करते हैं वहां से, यानी इसको चाह के भी स्टार्टिंग में करने का कोई फायदा नहीं होता। तो इसीलिए जैसे जैसे आप पढ़ते रहते हो वन बाय वन करके, वो यूनिट्स ऑटोमेटिकली आते रहे। अभी क्या है ना, अभी आपके साथ सिर्फ सिलेबस डिस्कस हो रहा है कि किस तरह का सिलेबस हम करते हैं। हम जो अब थोड़ा सा पैटर्न में भी चेंज कर रहे हैं, हम इस बार सिर्फ 30 मिनट से थ्योरी किया करेंगे। क्या करेंगे, सिर्फ 30 मिनट से जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको कवर करेंगे। जो 30 मिनट्स आपके होंगे उसमें सिर्फ हम उसके क्वेश्चन ही करेंगे, यानी जैसे हम बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन करते थे, बाद में रिवीजन करते थे, बाद वाली बात ही नहीं छोड़ेंगे। जो भी रिवीजन होगा उसको साइमल्टेनियसली ही करते रहेंगे, ताकि फिर बाद में क्या होता है ना, फिर इकट्ठी चीजें पड़ जाती हैं। तो इसलिए क्वेश्चन साथ साथ में कर लें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के किस तरह से होते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको दे देंगे घर को करने के लिए, जिनको आप सबमिट करवाएंगे, तो फिर क्या होगा, एक बहुत अच्छा सिस्टम बन जाएगा। ओके, स्टार्टिंग का ही आपके पास टर्म है, स्टार्टिंग से ही शुरू होती है। थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूं किस तरह से आपके पास से होता है। जैसे हम बात करते हैं आपके पास डिस्टेंस की, है ना, डिस्टेंस आपके पास हो गया। फिर हम बात करते हैं आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो गई आपके पास, फिर आपके पास स्पीड, फिर आपके पास होगी वेलोसिटी, यही होता है हमारे पास। अब आप खुद देखिए, अगर मैं आपको सीधा ही बीच में से पढ़ाना शुरू कर दूं, जैसे मैं चाहे डेमो क्लास ले रहा हूं, कोई इशू नहीं है, मोस्टली यही करते हैं डेमो क्लास में, कोई टॉपिक ले लेते हैं उसको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। आप डेमो के लिए क्यों आते हो, आपको ये जानना है कि टीचर किस तरह से पढ़ाता है ना। 2000 के आसपास वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर, वो वीडियोस एक क्लास में मैं आपको क्या बता पाऊंगा मैं कैसे पढ़ाता हूं, है ना। आपको पता है किस तरह से पढ़ाया जाता है, बहुत सी क्लासेस ऑलरेडी प्रेजेंट है।
हम हमेशा बेसिक से ही चलते हैं। मैंने कभी भी किसी बच्चे को कोई डेमो क्लास दी ही नहीं। जो हमारा जैसे कोर्स शुरू होता है, जो फर्स्ट 2-3 लेक्चर होते हैं उनको हम अनलॉक कर देते हैं कि देख लीजिए यही डेमो क्लास है जो हम डेली पढ़ा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा लेके नहीं आ रहे हैं कि अच्छा जी डेमो के लिए एक्स्ट्रा टॉपिक, वहां पे एक्स्ट्रा टॉपिक। तो जब हम शुरू से पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम इन्हीं टॉपिक से चलते हैं ताकि आइडिया लग जाए, है ना। जैसे हम बात करते हैं डिस्टेंस की, आप हमेशा देखते हो कि डिस्टेंस क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं आपके पास एक जगह के ऊपर, अगर मैं यहां से थोड़ा सा भी मूव कर गया तो उससे मैं क्या कहूंगा, यार मेरा थोड़ा सा ना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। मैं कभी डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज ही नहीं करता, क्यों? क्योंकि जब मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं तो कोई ना कोई पोजीशन चेंज हुई है, मेरी पोजीशन चेंज हुई। यानी अगर मैं पहले यहां था, थोड़ी देर के बाद मैं यहां पहुंच गया, तो मैंने कितना यहां से यहां तक पाथ ट्रेवल किया उसको मैं डिस्टेंस कह देता हूं, यानी एक्चुअल पाथ लेंथ जो मेरे पास होती है। ठीक है, एक्चुअल पाथ लेंथ। बाकी बोर्ड तो आपके लिए जस्ट एक आइडिया के लिए होता है, समझाने के लिए। जो नोट्स आपको दिए जाते हैं वहीं से नोट करते हो। यहाँ क्लास के टाइम में कुछ नहीं लिखना होता आपको। क्लास के टाइम में सिर्फ आपके हाथ में कॉपी होनी चाहिए, उस कॉपी में आप सिर्फ टॉपिक लिखोगे, हेडिंग या कोई एग्जांपल बता दिया वो लिखोगे। बाकी नोट्स आपको सारे मिल जाते हैं क्लास के बाद पीडीएफ फॉर्मेट में, वहां से बना लो नोट्स। प्रिंट निकालना तो प्रिंट निकाल लो, लेकिन क्लास में कुछ नहीं लिखना, क्लास में सिर्फ समझना है क्या आपको समझाया जा रहा है। ओके, तो क्या हो गया आपके पास है एक्चुअल पाथ लेंथ को आपके पास रिप्रेजेंट करता है। एंड एक्चुअल पाथ लेंथ का मतलब क्या है, यानी देखो एक जगह के ऊपर कोई चीज खड़ी हुई है, थोड़ा सा भी हिल गई ना अपनी पोजीशन से ये, तो इसको आप क्या कहोगे कि जी इसने पाथ, यानी कोई ना कोई पाथ, यानी मान लो ऑब्जेक्ट है यहां से चला, आगे गया वापस आ गया, तो यहां से यहां तक हो सकता है 2 मीटर गया हो, फिर वापस यहां पे आ गया 2 मीटर और टोटल 4 मीटर हो गए। तो ये जो पूरा 4 मीटर है आपके पास, यही आपके पास क्या होगा, इसका पाथ होगा, है ना। यही पूरा पाथ है, इसमें कोई मतलब नहीं पड़ता हमें कि कितना मूव कर रहा है। लेकिन यही चीज जब हम डिस्प्लेसमेंट के केस में देखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है आपके पास मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कितना मिनिमम डिस्टेंस, या आप कह सकते हो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे यहां से चला, यहां से यहां पे गया, फिर से वापस आ गया, अरे इनिशियल और फाइनल तो सेम ही हो गई, तो आप देखते हो यार ये 0 हो गया। आगे को मूव करके, जैसे वहां पे जाना था उस तरफ मूव करके तो पॉजिटिव, बैक मूव कर गया तो नेगेटिव, है ना। तो आप यहां से क्या देखते हो कि पॉजिटिव भी हो जाती है, नेगेटिव भी हो जाती है, 0 भी हो जाती है आपके पास। जैसे आप घर जा रहे हो ना, घर या कोई भी ट्रैक मान लेते हैं आपके पास, इस तरह से सर्कुलर ट्रैक है आपके पास, और ये सेंटर है और आपके पास ये रेडियस है। यहाँ पे एक एथलीट यहाँ से दौड़ रहा है, जब वो एथलीट आपके पास यहाँ पे दौड़ के पूरा चक्कर लगाएगा और जब वो वापस यहीं पे आएगा, तो पाथ तो क्या हो गया, जो इसकी सरकमफ्रेंस है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि डिस्टेंस की, सॉरी डिस्टेंस क्या हो गया, जो पूरी सरकमफ्रेंस है। लेकिन जब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की तो वो यहां पे आएगी, डिस्प्लेसमेंट 0। क्यों? क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है आपके पास। क्लियर? इसी का जुड़वा भाई होता है आपके पास जो डिस्टेंस है उसका स्पीड, क्योंकि स्पीड आप क्या कहते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही आप कहते हो। एंड जब वेलोसिटी की बात आती है इसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही करके हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी दोनों चीजें एक जैसे ही बन जाती है आपके पास, कोई फर्क ही नहीं है दोनों में। जैसे इसकी बात करें तो स्केलर क्वांटिटी है जी, सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर वर्क करती है। अरे ये मैग्नीट्यूड क्या आ गया, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करने के डायरेक्शन की नीड नहीं है। साइज हो गया, साइज है ना, जैसे कोई मास है, इसको बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। मास तो मास होता है, किसी भी तरह का आपके पास हो, है ना। यही चीज जैसे हम बात में मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन जब बात आई इसकी तो इसमें तो डायरेक्शन की नीड थी, है ना। तो ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है। स्पीड आपने देखी होगी हमेशा पॉजिटिव ही होती है, स्पीड क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, स्पीड की यूनिट निकाल सकते हो, डिस्टेंस के लिए मीटर, टाइम के लिए आपके पास सेकंड, तो पर सेकंड। डायमेंशन बन जाएंगे ml, सॉरी मास है, मास तो 0 है ना, ml t इनवर्स। यानी आप यहां से डायमेंशन भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा टास्क ही नहीं है आपके पास, है ना। ठीक है, आप इनके लिए क्या कर सकते हो, टास्क कुछ भी नहीं है। और इनके बीच में अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, तो अगर स्लोप बनाएंगे डिस्टेंस और टाइम के बीच में, तो वो स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। क्या बताती है आपके पास, स्पीड को। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, स्लोप ड्रॉ करते हो किसके बीच में, स्पीड और सॉरी डिस्टेंस और टाइम के बीच में,
डिस्टेंस और टाइम के बीच में बन सकती है, तो वो स्पीड को रिप्रेजेंट कर देगी स्लोप आपके पास। ये ऐसे भी आ जाता है आपके पास कि जैसे अगर मैं एरिया निकालूं स्पीड और टाइम के बीच में, तो वो आपको डिस्टेंस बता देगा। ठीक है, ये तो बहुत थोड़ा सा डीप वाली टर्म है ना, ये हम तभी आपको बता पाएंगे जब हम थोड़ा सा इसको एक सब्जेक्टिव वे में ही लेके चलेंगे। ओके, ये तो मैं थोड़ा सा आपको जनरल आइडिया दे रहा हूं इसके बारे में। फिर जब बात आती है वेलोसिटी की, आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यूनिट तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट क्या थी, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो आपके पास हो सकता है। ठीक है, अब यही और ज्यादा एक्सप्लेन, स्पीड की बात करते हैं। स्पीड कोई छोटी मोटी टर्म थोड़ी है। स्पीड अगर आप देखोगे तो स्पीड वेरियस टाइप की आपके पास हो सकती है। कैसे कैसे, गिव मी 1 मिनट। जैसे हम बात करें आपके पास स्पीड की, है ना, इसको v के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो अगर बुक्स में अगर आप देखोगे या किसी फाइल में आप देखोगे तो स्पीड को s के साथ जो डिस्टेंस होता है उसको s के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। किसके साथ, s के साथ। लेकिन हम यहाँ पे v और s को लेके चलते हैं। अब हो सकता है कि आपके पास जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट हो, है ना, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है आपके पास, कि कभी आपके पास डिस्टेंस 1 है, कभी डिस्टेंस 2 है, कभी 3 है। और हो सकता है कि जब 1 डिस्टेंस कवर हुआ था तो वो डिफरेंट स्पीड के साथ कवर हुआ था, सेकंड डिस्टेंस अलग स्पीड के साथ कवर हुआ था, थर्ड डिस्टेंस अलग स्पीड के साथ कवर हुआ था। यानी अलग अलग क्राइटेरिया आपके पास आ सकता है ना। तो मान लेते हैं कि v1 वेलोसिटी या स्पीड के साथ आपके पास जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो s1 है, एंड v2 के साथ जो कवर हुआ है वो s2 है आपके पास। तो आपको अगर मैं यहां से बोलूं कि v एवरेज कैलकुलेट करनी है, यानी जो एवरेज स्पीड है वो आपको कैलकुलेट करनी है, तो वो कितनी होगी। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटी छोटी क्लासेस में आप पढ़ते हो, 6th 7th में भी आते हैं। फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो v एवरेज क्या होगी आपके पास कि टोटल डिस्टेंस कितना है अपॉन और टोटल टाइम कितना लगा है, यही होगा, है ना। टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा, जो S1 और S2 है, S1 प्लस S2, और कितना टाइम लगा। तो हो सकता है कि पहले T2 टाइम था, यानी बाद में T2 हो गया, और T1 कोई लेटेस्ट टाइम आपके पास आ गया, यानी इन दोनों के बीच में गैप होगा आपके पास, है ना। ये टोटल सिंगल थोड़ी निकालना है ना, पूरा ही निकालना है। जोड़ दो इसको, T1 प्लस T2 कर दो, पूरा निकालना है, T1 T2 कर दो, तो बस हो गया। यहां से T1 की क्या वैल्यू आएगी, ये यहां चला जाएगा तो ये बन जाएगा S1 बाई B1, और T2 क्या बन जाएगा आपके पास S2 बाई V2। तो वहां पे वैल्यू डाल देंगे तो क्या बनेगा आपके पास, V एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई S1 प्लस V1 प्लस S2 अपॉन V2। ये फॉर्मूला बन गया। अब जो भी वैल्यू दी होगी उसमें डाल के आप आंसर निकाल सकते हो, है ना। यही चीज यहां से मैं और ज्यादा मॉडिफाई करूं, इफ जो डिस्टेंस है वो दोनों ही सेम है, यानी ये ऐसी ही है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, B एवरेज इज इक्वल टू 2 V1 V2 बाई V1 प्लस V2। ये टीजीटी में ऑलरेडी पूछा भी गया है। ऐसे बहुत सी टर्म्स में हम निकाल सकते हैं जो आपको टीजीटी में पूछी गई है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक आइडिया आपको दूं, जैसे हम बेसिक एजम्पशंस पढ़ते हैं ना, जैसे आपके पास नेचर में हम फोर्सेस की बात करें तो 4 टाइप की फोर्सेस होती है नेचर में, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। क्वेश्चन आ गया था डायरेक्टली एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीकेस्ट फोर्स। कौन सी फोर्सेस लॉन्ग रेंज होती है, कौन सी फोर्सेस अट्रैक्टिव है, कौन सी फोर्सेस आपके पास अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों है। देखो एकदम छोटा सा टॉपिक 2 मिनट में खत्म हो जाता है, और डायरेक्टली सिर्फ टिक करना है, यानी नंबर सीधे झोली में, बहुत ही इजी होता है ना। जैसे चलो इसको करते हैं, या इसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं ना, तो जैसे वेलोसिटी के लिए है तो सेम वेलोसिटी के लिए भी यही फॉर्मूले जो है आपके पास ड्राइव हो जाते हैं, है ना। अदर टॉपिक में नहीं चलते हैं, इसी टॉपिक को फॉरवर्ड करते हैं। इसके बाद एक्सेलरेशन आता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी, यानी dxy dt, यही होता है एक्सेलरेशन। तो यही होगा ना, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dxy dt।
क्लियर। dx by dt क्या हो गया आपके पास, एक्सेलरेशन। एज्यूम कर, जब एक्सेलरेशन क्या होता है, गाड़ी सभी चलाते हैं, बाइक स्कूटी सभी ने चलाई होगी, एक्सेलरेटर होता है, हाथ में होता है या पाँव में होता है, दबाएंगे गाड़ी झन से चल पड़ती है ना, स्पीड पकड़ लेती है। यानी एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है, वो एक्सेलरेट हो रही है, अगली तरफ फास्टली मूव कर रही है। तो एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, एज्यूम करते हैं कि बॉडी अभी रेस्ट के ऊपर है ना, इसके जो इनिशियल जो वेलोसिटी वो u है, और फाइनल जो यहां पे वो पहुंच गया तो वो v है। यहां पे टाइम जो है वो 0 था, यहां पे टाइम जो है वो t है। एज्यूम कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो क्या कहता है कि एक्सीलरेशन क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना टाइम चेंज कर गया, a इज इक्वल टू यू, यानी कितनी होगी, v माइनस यू अपॉन t माइनस t1, है ना। तो ये तो 0 है स्टार्टिंग का, तो t, तो यहां से क्या आ जाता है आपके पास, v इज इक्वल टू वो तो दूसरा था ना, v इज इक्वल टू, इसको अरेंज कर दो, अगर v ही निकालें इसको साइड लेके आओ, प्लस हो जाएगा u प्लस 80। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बन जाती है ना, पढ़ी होगी आप सभी ने, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस 80। यस, लता जी का एकदम सही है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इसी से और निकल जाती है इंटीग्रेटेड फॉर्मूला लगा के, यानी इंटीग्रेशन करके नॉर्मली कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। दैट इज द s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। बेसिकली चौथी भी है, लेकिन अभी हम सिर्फ इन तीनों को ही स्टडी करते हैं। एक एस nth करके आपके पास आती है किसी भी nth सेकंड के लिए, लेकिन यही मेन है और यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। प्रीवियस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक बॉडी है, ठीक है, उसको ड्रॉप किया गया है आपके पास किसी हाइट में से, तो बताइए जब वो ग्राउंड को टच करने वाली थी तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, है ना। तो आपके पास एक ड्रॉप का केस बन जाता है, एक आपके पास फ्रीली फॉलिंग बॉडी का केस बन जाता है। तो यहीं से देखो टर्म्स निकल रही है सारी, है ना। अकॉर्डिंग टू टीजीटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि पैटर्न एडवांस है, लेकिन आगे फिर गलती हो जाएगी, है ना। इजी पैटर्न भी होता है कभी कभी। तो ये तो इक्वेशंस बन गई नॉर्मल। जब हम बात करते हैं आपके पास फ्रीली फॉलिंग बॉडी की, फ्रीली फॉलिंग बॉडी कब होती है, जब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ नीचे गिरती है, यानी जी, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जी होता क्या है आपके पास, जी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड इनवर्स, है ना। एक्सेलरेशन है तो स्क्वायर, क्लियर। यानी जो एक्सेलरेशन है वो इतना हो जाएगा, तो जितनी भी वैल्यू वो चेंज होते थे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस कन्वर्ट हो जाता है एच में क्योंकि हाइट होती है ना, फिर एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, है ना। तो पूछा गया था, उसको ड्रॉप किया गया था, कोई सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, बस ये वाली इक्वेशन वहां पे यूज हो जाती थी। इनिशियल है ड्रॉप कर, यानी फ्रीली फॉल बॉडी है तो जी कन्वर्ट हो जाता है, और जब आप उसको ड्रॉप कर रहे हो तो ड्रॉप के केस में देखो, मैं किसी को छोड़ता हूं, जैसे मैं ये मेरे पास में इसको ड्रॉप करूं ना, तो आप देखोगे थोड़े से 0.1 सेकंड के लिए एक जगह रुका था ये, यानी स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी 0 थी, फिर जैसे इसका सपोर्ट हटी तो वो नीचे आ गया, यानी ये 0 हो जाता है। तो क्या बनता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh और v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2gh, और यही आपके पास उसका आंसर था सिर्फ, है ना। यानी फॉर्मूला क्या न्यूमेरिकल भी नहीं दिया था, फिर सिर्फ आपके पास क्वेश्चन ही दिया था, उसको सिर्फ अरेंज करना था, क्लियर। और जिससे मैंने कहा ना ड्रॉप का केस कि वैल्यू 0 हो जाती है, तो ड्रॉप जब भी आप किसी चीज को ड्रॉप करते हो तो u 0 हो जाता है और a तो g ही रहेगा, तो ये फॉर्मूले क्या बन जाते हैं, v इज इक्वल टू जी टी, h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। बस छोटा सा है, इन्हीं के बेसिस के ऊपर आप हजारों फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हो। जितने भी आपके पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उनके लिए जो आपके पास इक्वेशंस निकलती है, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए भी इन्हीं से फॉर्मूले ड्राइव होते हैं,
इन्हीं को मॉडिफाई करके, लेकिन हमें डेरिवेशन थोड़ी करनी है। डेरिवेशन करने लगेंगे तो फिर वो स्कूल के बच्चों वाली बात आ जाएगी कि एक ही दिन में एक ही डेरिवेशन होगी। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूलेस को याद कर लेते हैं, है ना, क्योंकि डेरिवेशन करने का समय नहीं होता है। ये तो पूरे 365 दिन चाहिए एक टॉपिक को, यानी एक ही सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। तो इसलिए हम डायरेक्टली फॉर्मूले ही कर लेते हैं कि चलो यार फॉर्मूले कर लेते हैं, इतना तो याद रख ही लेंगे। और इन्हीं के बेसिस के ऊपर पता नहीं कितने न्यूमेरिकल आपके पास हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहां से क्या निकल जाता है, देखिए इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, डिस्टेंस निकल जाता है, एक्सेलरेशन निकल जाती है, टाइम पीरियड निकल जाता है। क्लियर। जब आप हॉरिजॉन्टल की बात करोगे तो इन्हीं से ड्राइव होते हैं, लेकिन उनमें उन्हीं का यूज होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी थीटा यानी एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, रेंज वहां पे फाइंड आउट करते हैं, टाइम पीरियड वहां पे फाइंड करते हैं, या मैक्सिमम हाइट वहां पे फाइंड करते हैं। ये वाले क्वेश्चंस वहां से आते हैं। यानी कितने सारे टर्म बन गई, यानी एक दिन में करने की बात ही नहीं है। इनको 1 बाय 1 करके हमें प्रोसीड करना पड़ता है। कैसे? 1 बाय 1 करके जो इनको प्रोसीड करना पड़ता है। तो एक पूरा पैटर्न होता है ये। इसी के बेसिस पे फिर सर्कुलर मोशन आता है। सर्कुलर में भी एक्सेलरेशन, मोमेंटम, सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, कितनी आपके पास जो है वो स्पीड नहीं होनी चाहिए कि गाड़ी कर्व से बाहर निकल जाए। फिर फ्रिक्शन इसी के अंडर आता है ना। वर्क एनर्जी पावर हो गया, कितना वर्क होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वेक्टर क्वांटिटीज होगी। बहुत बड़ा टॉपिक है ये। क्लियर। और जैसे आज तो वैसे ज्यादा कर दिया हमने थोड़ी देर में भी ये। क्लियर। नहीं तो ये हम जैसे ये कर रहे हैं तो फिर इनके न्यूमेरिकल्स ही आते हैं सारे, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं आता इसमें, टोटली न्यूमेरिकल्स आपके पास आते हैं। क्लियर। तो आई थिंक फिजिक्स से रिगार्डिंग इतना आपके लिए सफिशिएंट है। इसके बाद जो केमिस्ट्री की डेमो है वो आपकी, अभी हमारे पास टाइम क्या हुआ है, वैसे तो मैं इसी में इंट्रोड्यूस कर देते, लेकिन चलो एक न्यू कर देते हैं ना, ताकि अलग से वो हो जाए, ताकि उसको अपलोड करना हो तो इशू ना आए। तो 10:52 आपके पास हुए हैं। 10:55 के ऊपर जैसे अभी आपने ज्वाइन किया, आपको मैसेज भी आ गया होगा, उसी तरह से सेम एक और डेमो हम अरेंज करेंगे जो केमिस्ट्री के लिए होगा। मैथ्स के लिए कल मॉर्निंग में हो जाएगा, एंड मैथ्स वाले सर की एक वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये क्लास आप देख सकते हो, जैसे आज जिन्होंने भी 11 रुपए वाला जो है वो रजिस्ट्रेशन पैक लिया हुआ है, उनको लाइव क्लासेस का एक ऑप्शन होता है। उस लाइव क्लासेस वाले ऑप्शन में वो उनको विजिबल हो जाएगी थोड़ी देर के बाद, है ना। अराउंड 1 आवर पब्लिश होने में लगते हैं, क्योंकि जितनी वीडियो लंबी होगी उतना ही टाइम लेगी। क्लियर। बाकी जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि 1 तारीख से, आज हमारे पास 29 है, तो 29 या 30 जो भी हमारे पास है, तो 1 तारीख से हम रेगुलर क्लासेस को शुरू कर देंगे। टाइम टेबल आपका जो 11th वाला बैच है उसके अंदर अपलोड कर देंगे, तो फिर आप डेली जो है अपनी क्लासेस को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। बाकी जो फी है आपकी वो QR कोड की हेल्प से आप सबमिट कर सकते हो। हाफ हाफ करना चाहते हैं तो आप हाफ हाफ भी वहां पे सबमिट कर सकते हो। ओके। चलिए, तो थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। बाकी जो नेक्स्ट है आपका, वो जैसे ही क्लास खत्म होती है तो विद इन 5 मिनट्स आपको लिंक भी आ जाएगा। बाकी आप एप्लीकेशन में चेक कर सकते हैं जहां पे आपने ज्वाइन किया होगा। क्लियर। मैंने पूरी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है, किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड किस तरह की जो टर्म्स हैं वो आपके लिए यहाँ पे यूज होगी। ठीक है। चलिए, थैंक यू।